दोस्तों नमस्कार। अगले हफ्ते बजट आने वाला है, देश का बजट। प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ लेकर बने हैं और इस तीसरे टर्म में उनका यह पहला बजट होगा जो तय करेगा कि भारत 2047 में विकसित राष्ट्र के तौर पर हो जाए, जो तय करेगा कि भारत की इकोनॉमी तीसरे नंबर पर आ जाए, जो तय करेगा कि इस देश की कॉरपोरेट की अपनी इकोनॉमी इस देश की इकोनॉमिक पॉलिसी में कैसे तब्दील होती हुई दिखाई देने लगे। और खास तौर पर कॉरपोरेट और सत्ता के नेक्सस के सवाल जो पार्लियामेंट के भीतर, चाहे अडानी का नाम हो या अंबानी का नाम हो और चाहे नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री के तौर पर इनके साथ रिश्तों का जिक्र हो, संसद के भीतर और बाहर यह आवाज खूब गूंजी है और बार बार यह सवाल बड़ा हुआ है, क्या वाकई कॉरपोरेट और सत्ता का नेक्सस एक खलनायक की तरह है जो भारत की इकोनॉमी का बंटाधार इस देश के लोगों के ऊपर लगातार बोझ डालकर बढ़ता चला जा रहा है। तो अपने जहन में इस बात को शुरू में बैठा लीजिए और उसके बाद जरा परिस्थिति को परखना शुरू कीजिए कि मुंबई से चार्टेड से दिल्ली कोई पहुंचे और अपने बेटे की शादी का निमंत्रण पत्र लेकर वह 10 जनपद पहुंचे, लेकिन वह निमंत्रण पत्र लेकर 7 लोक कल्याण मार्ग नहीं पहुंचे। यानी गांधी परिवार को न्योता दिया जाए, सोनिया गांधी को न्योता दिया जाए 10 जनपद पहुंचकर, लेकिन दिल्ली में ही प्रधानमंत्री के घर पर नहीं जाया जाए। और इन सब से उलट प्रधानमंत्री उस विवाह समारोह में शामिल होने पहुंच जाएं, विवाह के अगले दिन आशीर्वाद देने वह पहुंच गए, लेकिन गांधी परिवार का कोई शख्स उस शादी में ना जाए। इस देश के भीतर में जितने भी मुख्यमंत्री हैं, जो भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, जो भी विपक्ष के नेता हैं और खास तौर से इंडिया गठबंधन के जो छत्रपों के साथ जुड़े हुए जो भी चेहरे आपके जहन में आते हैं, सभी को निमंत्रण भेजा गया, सभी से टेलीफोन पर बातचीत हुई। हर 2 दिन के बाद हर किसी को दोबारा फोन गया और ये फोन लगातार की घंटी बजती रही तब तक जब तक कहा नहीं गया कि हम मुंबई आएंगे। यानी कंफर्मेशन चाहने के लिए मुंबई सक्रिय रही और दिल्ली से लेकर तमिलनाडु तक या केरल तक कहीं पर भी किसी भी मुख्यमंत्री को यह संदेश उससे लिया गया कि आप जरूर आएंगे। और संयोग देखिए, जो एकमात्र निमंत्रण पत्र 10 जनपद पहुंचा, वहां से कोई भी नहीं पहुंचा मुंबई में अंबानी के परिवार की शादी में शरीक होने के लिए। अब यहां पर असल खेल शुरू होता है, जो राजनीति के मैदान में खलनायक के तौर पर भारत की इकोनॉमी के साथ कॉरपोरेट के हवाले करने की सोच जो लगातार उठती रही, उसके साथ 2 सवाल बार बार उठेंगे ही, क्योंकि अंबानी और अडानी का नाम प्रधानमंत्री मोदी के साथ कितना जुड़ा हुआ है और खास तौर से अडानी के रिश्ते भी क्या हैं, इसका जिक्र तो राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के भीतर किया और उनके उस भाषण के उस अंश को ही हटा दिया गया और कहा गया ये उचित नहीं है। यानी भविष्य में कोई व्यक्ति ये जान ना सके कि विपक्ष का कोई नेता कॉरपोरेट और सत्ता के नेक्सस पर सवाल खड़ा कर रहा था और वो दर्ज है पार्लियामेंट की किताब में, तो उस किताब में से उन शब्दों को हटा दिया गया। राजनीतिक तौर पर पहली बार प्रधानमंत्री ने जब अंबानी अडानी का नाम लिया तो यह नाम कहकर लिया कि दरअसल ब्लैक मनी उनके पास है और ब्लैक मनी पोटली भर नहीं, बोरी भर नहीं, बल्कि टेम्पो में लाद कर कांग्रेस के घर पहुंची है, दरवाजे पर पहुंची है। इसीलिए अब वो अंबानी अडानी को गाली नहीं दे रहे हैं। यानी इस देश में 2 बड़े कॉरपोरेट हाउस के पास ब्लैक मनी है और इसका जिक्र खुद प्रधानमंत्री कर रहे हैं और प्रधानमंत्री उन्हीं की शादी में शरीक भी हो रहे हैं। और दूसरी तरफ राहुल गांधी उस शादी में नहीं गए। सोनिया गांधी, जिनके हाथ में निमंत्रण पत्र थमाते हुए मुकेश अंबानी ने आने का आग्रह किया था, वह भी नहीं गई। प्रियंका गांधी भी नहीं गई। यानी गांधी परिवार उस विवाह में शरीक नहीं हुआ जिस विवाह को लेकर उस कॉरपोरेट की राजनीतिक पहचान इस देश की सत्ता के साथ जुड़ी है। और असल सवाल यही आ गया, क्या वाकई एक ऐसे चक्रव्यूह की रचना की गई जिसमें गांधी परिवार से अगर कोई भी व्यक्ति उस विवाह समारोह में पहुंच जाता तो उसके बाद कोई ये आरोप देश के प्रधानमंत्री पर लगा नहीं सकता था कि आपके संबंध कैसे हैं।
अंबानी और अडानी के साथ। और क्या इस पूरे के पूरे चक्रव्यूह में इंडिया गठबंधन से जुड़े वो तमाम छत्रप फंस गए जो पूरे चुनाव के वक्त तो अंबानी अडानी कहते रहे, लेकिन विवाह समारोह में पहुंचे। अब उसके बाद जो बजट आने वाला है, उस बजट को लेकर जो अभी से कयास लग रहे हैं, वो 2047 में भारत विकसित कैसे हो जाए, इस दिशा का ताना बाना बुनने वाला ये बजट होगा। यानी निजीकरण की सुनामी आने वाली है। इस देश के भीतर इंफ्रास्ट्रक्चर पर करोड़ों खरबों रुपए खर्च होने वाले हैं। इस देश के भीतर की नीतियों में जो रिफॉर्म की स्थिति है वो एग्रीकल्चर से जुड़ेगी, लैंड से जुड़ेगी। इस देश के भीतर में इंडस्ट्री से कैसे मजदूरों को लाया जाए, कॉरपोरेट की भागीदारी एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कैसे हो जाए। यानी निजीकरण की परिस्थिति सिर्फ पीएसयू को बेचने खरीदने भर की नहीं है, वह तो बैंकों के बेचने खरीदने से बात आगे बढ़ते बढ़ते उस रिफॉर्म पर जा टिकी है जहां पर कॉरपोरेट की झोली भरती चली जाए। और अगर ऐसा बजट आता और इन बजट को लेकर कोई सवाल पार्लियामेंट में कैसे करेगा, उन तस्वीरों के साथ जहां पर अखिलेश यादव का जिक्र हो, तेजस्वी यादव का जिक्र हो, ममता बनर्जी का जिक्र हो, उद्धव ठाकरे का जिक्र हो, शरद पवार का जिक्र हो। यानी विपक्ष की कतार में बैठे हुए नेता अपने तौर पर जब उसी परिवार में शामिल हो जिस परिवार के अनुकूल इस देश की अर्थव्यवस्था और बजट जा रहा हो, तो कैसे आप बहस में उन बातों को लेकर आएंगे। उसके लिए बड़ा नैतिक बल चाहिए, और यह नैतिक बल क्या इस दौर में विपक्ष ने गंवा दिया। और लेकिन राहुल गांधी ने या कहें गांधी परिवार ने उस विवाह समारोह में नहीं जाकर उस नैतिक बल को अपने साथ रखा कि अगर हम कह रहे हैं कि कॉरपोरेट के साथ गलबैयां डालते हुए मौजूदा मोदी सत्ता इस देश की अर्थव्यवस्था का बंटाधार कर रही है और इस देश की पूंजी को कॉरपोरेट के हवाले कर रही है, तो फिर यह आवाज थमेगी नहीं। तो क्या पूरे प्लान को एक झटके में राहुल गांधी ने चौपट कर दिया नहीं जाकर? ये तमाम सवाल इसलिए बड़े महत्वपूर्ण हैं क्योंकि खुद प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए अगर नरेंद्र मोदी देश के भाषण में ब्लैक मनी होने का जिक्र अंबानी अडानी के साथ करें और उस ब्लैक मनी को टेम्पो पे लाद कर कांग्रेस के हवाले करने का जिक्र करें और खुद उस शादी में जाएं, तो इसके मतलब मायने क्या होंगे? ऐसी तस्वीर और ऐसे भाषण जरूर देखना और सुनना चाहिए। जरा ये शाहजादे घोषित करें कि चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई। मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। मिथिला, ये जवाब देना पड़ेगा देश को। तो प्रधानमंत्री अपने तौर पर क्या कुछ कह गए, उस बात पर अगर वह टिके रहें या इस देश की जांच एजेंसी प्रधानमंत्री की बात को एफआईआर की तरह दर्ज कर ले, तो अगले दिन ही छापा अंबानी अडानी के यहां सीबीआई और ईडी का तो पड़ जाना चाहिए। आईटी डिपार्टमेंट का नोटिस तो उस दरवाजे पर चस्पा हो जाना चाहिए। लेकिन क्या हुआ? दरअसल राजनीतिक तौर पर जो पूरी चक्रव्यूह की रचना इसलिए रची गई क्योंकि इस दौर में कॉरपोरेट और सत्ता के नेक्सस ने कॉरपोरेट की पहचान भारत की उस असमानता से जोड़ दिया जहां पर लोगों के पास पैसे कम हो रहे हैं और कॉरपोरेट का नेटवर्थ बढ़ रहा है। उसने इस बात से जोड़ दिया कि कॉरपोरेट मुनाफे का प्रतीक है और मुनाफे के लिए इस देश के भीतर अगर सब कुछ उसे सौंप दिया जाएगा तो उसके बाद महंगाई तो खुद ब खुद आएगी, क्योंकि उसे तो मुनाफा कमाना है, लोगों की जरूरतों और सामाजिक परिस्थितियों को तो नहीं समझना है। यह काम तो सरकार को समझना है और सरकार ने अपनी नीतियों को उनके हवाले कर दिया। तो महंगाई बढ़ रही है, इसकी वजह भी कॉरपोरेट और सत्ता का नेक्सस है। इतना ही नहीं, इस देश के भीतर में रोजगार कम हुए,
ध्यान दीजिए, हर वक्त इंडिया गठबंधन ने एमएसएमई का सवाल उठाया, राहुल गांधी ने उठाया और यह कहकर उठाया कि एमएसएमई को खत्म किस लिए किया गया। अपने अरबपति करोड़पति मित्रों के आश्रय खत्म किया गया कि उनको लाभालाभ मिल सके, यानी रोजगार इस देश में ना होना, एमएसएमई का खत्म होना, यह भी कॉरपोरेट के हित में है। यानी इस देश के भीतर में जो असमानता है, जो महंगाई है, जो बेरोजगारी की स्थिति है, इन सारी परिस्थितियों के पीछे कहीं ना कहीं वही कॉरपोरेट है जिस कॉरपोरेट ने निमंत्रण देने के लिए दिल्ली के जरिए चार्टेड प्लेन पकड़कर 10 जनपद गए, लेकिन वो प्रधानमंत्री के घर नहीं गए, किसी मंत्री के घर नहीं गए, किसी मुख्यमंत्री के घर नहीं गए, किसी नेता विपक्ष के घर नहीं गए, किसी के यहां नहीं गए, लेकिन सभी वहां पहुंचे और निमंत्रण जो एकमात्र जिस घर में दिया गया वो नहीं गए। तो क्या पूरा प्लान धराशायी हो गया? क्योंकि राहुल जिन सवालों को उठा रहे हैं राजनीतिक तौर पर, उसकी गूंज पूरी दुनिया में है। और भारत के भीतर में प्रधानमंत्री मोदी की इकोनॉमी कॉरपोरेट से जुड़कर किस तरीके से इस देश में वोटों का भी ध्रुवीकरण करती है और लोकतंत्र और संविधान के सवालों से भी यह परिस्थिति जाकर जुड़ जाती है। इसीलिए गांधी परिवार ने ही सीधे तौर पर, राहुल गांधी ने तो हर दौर में निशाने पर लिया ही अंबानी और अडानी को, यहां तक कि प्रियंका गांधी भी अपने भाषण में खुले तौर पर यह कहने से हिचकी नहीं कि सब बिक गए, लेकिन राहुल गांधी नहीं बिके। अडानी जी, अंबानी जी ने बड़े से बड़े नेता खरीद लिए, देश के सारे पीएसयू खरीद लिए, देश की मीडिया खरीद ली, लेकिन मेरे भाई को नहीं खरीद पाए और ना कभी खरीद पाएंगे। अब अगर राहुल गांधी नहीं बिके हैं तो फिर संसद के भीतर और बाहर उनकी आवाज विपक्ष के नेता के तौर पर जिस तर्ज पर गूंजेगी, क्या उसके साथ वह लोग जो छत्रप के तौर पर मौजूद हैं और इस विवाद समारोह में शामिल हुए उसी आवाज में शोर मचा सकेंगे, विरोध कर सकेंगे? यह पहला सवाल है। लेकिन सवाल है कि जो बजट आने वाला है, उस बजट को अगर इस लिहाज से देखिए कि वह 2047 में भारत विकसित राष्ट्र होगा, उसकी दिशा का पहला बजट है। भारत की इकोनॉमी तीसरे नंबर पर होगी, उसको लेकर पहला बजट है। भारत का कॉरपोरेट दुनिया के किसी भी कॉरपोरेट से ज्यादा मुनाफा कमाने की स्थिति में है, उसको लेकर यह पहला बजट होगा। इन परिस्थितियों को समझे तो डिसइन्वेस्टमेंट पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाना है, इस देश की इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना है और इसके लिए एग्रीकल्चर में रिफॉर्म लाना है। एग्रीकल्चर में रिफॉर्म का मतलब यह है कि जो खुद को अभी किसान मजदूर समझते हैं वह सीधे ट्रांसफर हो जाए उस इंडस्ट्री में, उस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, और बड़ी तादाद में लेबर वहां पर खड़ा मिले और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के समानांतर एग्रीकल्चर के सेक्टर में भी कॉरपोरेट की भागीदारी शुरू हो जाए। यह वो रिफॉर्म है जहां पर एग्रीकल्चर यानी खेती और जमीन दोनों ही कॉरपोरेट को चाहिए। वह बीज से लेकर खाद तक की अंतर्राष्ट्रीय तौर पर व्यवस्था करेगा, इस देश में एग्रीकल्चर का आउटपुट बढ़ाएगा। और इन तमाम बातों का जिक्र कौन कर रहा है? इन तमाम बातों का जिक्र आरबीआई कर रही है, सरकार, इस देश की फाइनेंशियल कमीशन जो है वो कर रहा है, नीति आयोग कर रहा है, इस देश के वो इकोनॉमिस्ट कर रहे हैं जो सरकार को सलाह देते हैं। वो बता रहे हैं कि इस पूरे बजट के प्रोसेस में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसमें अब सबसे ज्यादा खर्च इंफ्रास्ट्रक्चर पर करना होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर तकरीबन 11 लाख करोड़ का एक बजट भी इस दौर में सामने आएगा। लेकिन सवाल है जिन जिन क्षेत्रों को लेकर यह बजट चलेगा उन्हीं क्षेत्रों में कॉरपोरेट की रुचि है। तो क्या कॉरपोरेट की जिन जगहों पर रुचि है वही बजट में है, या बजट में होता है तब कॉरपोरेट की रुचि होती है? अगर ऐसा होता तो पहले से कॉरपोरेट, वो अंबानीज हो, अडानीज हो, वो इंफ्रास्ट्रक्चर में कितने करोड़ रुपए खर्च करेंगे इसका ऐलान क्यों करने लगते? कॉरपोरेट के हिस्से में भी वो अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, चाहे वो पावर सेक्टर हो, चाहे वो रोडवेज ही क्यों ना हो, वो रेलवे ही क्यों ना हो, वो पोर्ट्स ही क्यों ना हो, हर उस क्षेत्र में वो धीरे धीरे पैसा खर्च करने की स्थिति में है और सरकार भी उसी दिशा में सोच रही है। यानी गजब का तालमेल है। इसको और बारीकी से अगर समझना है तो इस रूप में समझिए कि दरअसल इस देश के भीतर में 26 लिस्टेड सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है उनमें बीते दिनों 48% प्रॉफिट बढ़ गया, यानी तकरीबन 5 लाख करोड़ का प्रॉफिट बढ़ गया। इसमें एसबीआई भी है, नेचुरल गैस कॉरपोरेशन भी है, इंडियन ऑयल भी है, एलआईसी भी है, जो 12 पीएसयू बैंक हैं। पिछले 3 साल में इसमें लगभग 4.5 गुना ज्यादा डिविडेंड बढ़ा है।
2021 में यह डिविडेंड 31,818 करोड़ था और 2024 में यह बढ़कर 1,40,000 करोड़ हो गया, यानी डिविडेंड 4.5 गुना बढ़ गया। जो लिस्टेड पीएसयू है, जो पब्लिक सेक्टर की है इंटरप्राइजेज, उसमें 2023 में $404 बिलियन का उनका मार्केट कैप था, जो एक बरस के भीतर $804 बिलियन हो गया, लगभग दुगना हो गया। जो पीएसयू का मुनाफा डिविडेंड के तौर पर है वो 55% बढ़ गया। 2023 में यह 99,913 करोड़ था, जो इस बरस 1,54,000 करोड़ हो गया। तो सब कुछ बढ़ गया तो आरबीआई ने रिपोर्ट निकाल दी, इससे बेहतर मौका कुछ नहीं होगा, बेच डालो। ये बेच किसको डालो? उन्हीं कॉरपोरेट को बेच डालो, उन्हीं निजीकरण हाथों में बेच डालो जो कि सत्ता के साथ नेक्सस में है। और सरकार को इन्होंने रिपोर्ट जो दी उसमें कहा देखिए इस पैसे से इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में कितने आगे बढ़ सकते हैं, एजुकेशन और हेल्थ के हाथों में कितने आगे बढ़ सकते हैं, कर्ज जो है हमारे ऊपर उसको भी कुछ चुका देंगे, महंगाई पर भी रोक लग जाएगी और कुछ नए रिसोर्स भी पैदा करेंगे। ये आरबीआई की रिपोर्ट कह रही है। ये जानते समझते हुए कि सरकार के बजट के भीतर एजुकेशन और हेल्थ तक निजीकरण के हाथों में देने की स्थिति में सरकार आ चुकी है। तो इस हाथ आप बेच रहे हैं, उस हाथ बेचने की व्यवस्था कर रहे हैं। तो जनता को कितनी राहत रियायत मिलेगी, इसको इस रूप में समझिए कि आरबीआई की तमाम रिपोर्ट जब भी निकलती है तो उन आधार प्रधानमंत्री उसको अपने भाषणों में जरूर बनाते हैं और आरबीआई के जरिए अगर बजट की तैयारी को समझें तो निजीकरण की सुनामी आने वाली है, कॉरपोरेट को लाभालाभ मिलने वाला है। तब कौन सा नेता निकल के विरोध करेगा, ये इसका इंतजार तो हर कोई कर रहा है। लेकिन आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इस दौर में सरकार ने कमाल का काम किया, रोजगार 8-9 करोड़ पैदा किए हैं। और इसी वक्त एक आईएमएफ की रिपोर्ट कहती है साहब रोजगार पैदा कीजिए नहीं तो खत्म हो जाइएगा, स्थितियां नाजुक है। आरबीआई में डायरेक्टर्स तमाम जो होते हैं नियुक्ति पीएमओ करता है, यानी सरकार करती है। आईएमएफ भारत को कर्ज देता है, वो कर्ज की लाल घंटी लगातार बता रहा है और बजा भी रहा है कि देखिए आपका जीडीपी से ज्यादा कर्ज ना हो जाए आप पर। लेकिन प्रधानमंत्री आरबीआई की रिपोर्ट के आश्रय जब रोजगार का जिक्र करते हैं और स्थिति ओरिजिनली क्या है, इन दोनों के बीच प्रधानमंत्री को जरूर सुनना चाहिए। भारत में रिकॉर्ड रोजगार बने हैं। हाल में आरबीआई ने रोजगार पर एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार बीते 3-4 सालों में देश में लगभग 8 करोड़ नए रोजगार मिले हैं। अब प्रधानमंत्री आरबीआई की रिपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं और संयोग से आईएमएफ की रिपोर्ट भी इसी वक्त आई। उनकी रिपोर्ट एडवांसिंग इंडिया स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, कैचअप टू द टेक्नोलॉजी फ्रंटियर, इस एस्पेक्ट को लेकर जो रिपोर्ट आई उसने बहुत साफ तौर पर बताया कि भारत की स्थिति जो 2047 में विकसित होने को लेकर है, 2050 तक तकरीबन 32 करोड़ नौकरियां चाहिए। और अगर आपकी ग्रोथ जो है वो 7% लगातार रहती है तो भी आप हर साल 80 से 90 लाख से ज्यादा नौकरी नहीं दे सकते हैं, यानी 1 करोड़ नौकरी भी एक साल में नहीं दे सकते हैं। अब आरबीआई की रिपोर्ट ने कह दिया, प्रधानमंत्री ने दोहरा दिया, 9 करोड़ नौकरियां दे दी और खुद अपने तौर पर 10% से ज्यादा की अगर विकास दर होगी तब आप 1 करोड़ 20 लाख नौकरी दे पाने की स्थिति में होंगे, जो तत्काल की आपकी बेहद जरूरत है। अन्यथा स्थितियां नाजुक है, यह आईएमएफ की रिपोर्ट बता रही है। और यह भी कह रही है कि आपको हर क्षेत्र में अब रिफॉर्म करना है और खासतौर से एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, जहां पर 42% इस देश के वर्कर एग्रीकल्चर से यानी खेती से जुड़े हुए हैं, उनको आपको लेकर आना है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, इंडस्ट्री के क्षेत्र में और कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में, क्योंकि यह क्षेत्रों को डेवलप होना है। यहां मजदूर चाहिए। खेती में हम इनपुट बढ़ाएंगे, बीज से लेकर खाद तक अंतर्राष्ट्रीय तौर पर उनके हाथों में सब चीजें सौंप देंगे और इस देश के बड़े कॉरपोरेट भी बीज भेजेंगे और खाद बेचेंगे। वही खेती करेंगे, उसी खेती को वो अपने वेयरहाउस में रखेंगे, उसके जरिए वो प्लानिंग करेंगे कितने में क्या बेचना है और आप 5 किलो अनाज बेचते रहिए या फ्री में देते रहिए। यानी राजनीतिक तौर पर बजट की परिस्थितियां अगर इस देश के कॉरपोरेट के अनुकूल है और कॉरपोरेट के दरवाजे पर नतमस्तक होकर
संगीत समारोह में शामिल होकर तमाम चीजों का उपभोग करते हुए कैसे आप में नैतिक बल आ सकता है कि आप विरोध करेंगे उन आर्थिक नीतियों का जो इस दौर में बजट के जरिए सामने आने वाला है, लेकिन राहुल गांधी विरोध करेंगे? तो क्या वो अकेले पड़ जाएंगे, या इस दौर में इस देश की जनता इस बात को समझ रही है कि दरअसल जो नेता कॉरपोरेट का जिक्र करते थे और उन्हीं के दरवाजे पर चले गए, अब उनको समझना होगा, एक वैकल्पिक रास्ता निकालना होगा? क्योंकि सरकार जिस लकीर पर चल रही है उसमें तो उसके सामने अग्निवीर तक को लेकर साफ कहना है कि हम भविष्य में पेंशन नहीं दे सकते हैं। और इस देश के भीतर में रिटायर्ड डिफेंस के जो अधिकारी हैं उनकी संख्या 30 लाख है। इसमें शॉर्ट ट्रैक जो कमीशन होती है उससे जुड़े हुए भी लोग हैं, फोर्सेस से भी जुड़े लोग हैं। 30 लाख रिटायर्ड पेंशनधारियों में जो 1,41,000 करोड़ रुपया हमको हर साल पेंशन के तौर पर देना पड़ता है, यानी 6,20,000 करोड़ का डिफेंस का बजट है, उसमें 1,41,000 करोड़ रुपया पेंशन में चला जाता है। और इस देश के भीतर की ऐसी स्थिति है कि पेंशन में ही ज्यादा पैसा चला जाता है, तो सरकार पेंशन देने को तैयार नहीं है। तो क्या पार्लियामेंट के भीतर कोई सांसद खड़ा होकर कह पाएगा कि जनाब इस देश के भीतर में जो पार्लियामेंट से रिटायर्ड और हारे हुए सांसद हैं उनको भी आप पेंशन बंद क्यों नहीं करते हैं? कोई नहीं कह पाएगा, क्योंकि उसके लिए जो नैतिक बल चाहिए वो बल है नहीं, और कॉरपोरेट ने इन बातों को हड़प लिया। अब सवाल यह है कि इस दौर में सरकार जिस रास्ते चल रही है और कॉरपोरेट जिस रास्ते चल रहा है वो रास्ता जाता किधर है? डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर बीते 5 बरस में 6,16,000 करोड़ का टारगेट लिया गया। सरकार को मिले 1,79,000 करोड़ रुपए। सिर्फ एक 2018-19 था जब ज्यादा पैसा मिल गया था, इसके बाद से पैसा मिला ही नहीं, हर वक्त घाटा हुआ। और शायद इसीलिए भारत पेट्रोलियम तक को बेचने की बात आई तो अब कहा जा रहा है स्टेक हमारे ही जो 7 सब्सिडरी हैं वो LIC कुछ खरीद ले, कुछ कोल इंडिया खरीद ले, कुछ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ले ले। इस तरीके से आपस में पैसे को घुमाकर सब कुछ कॉरपोरेट के अनुकूल कर दें और फिर आपसे कोई सवाल पूछे कि आप कैसे कहेंगे, तो इसका एक जवाब तो यह भी है कि RBI जो रिपोर्ट रखती है उसमें प्रधानमंत्री ने कहा 2027 में तीसरी इकोनॉमी हो जाएंगे। RBI के डिप्टी गवर्नर माइकल पात्रा कहते हैं 2031 में दूसरी इकोनॉमी हो जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं 2047 में भारत विकसित राष्ट्र हो जाएगा। ये माइकल पात्रा कहते हैं 2060 में हम सबसे बड़ी इकोनॉमी हो जाएंगे। यानी भविष्य को लेकर ताना बाना बुनते बुनते इन परिस्थिति में आकर हमारी टीम ने जब निकाला उन पूरी परिस्थिति से कि दरअसल अब जो पूरा चक्रव्यूह इसलिए बनाया गया था कि इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं जो कॉरपोरेट को खलनायक के तौर पर रख रहे हैं या उस खलनायकी में प्रधानमंत्री भी आ गए हैं, तो क्या ये पूरा चक्रव्यूह प्रधानमंत्री और कॉरपोरेट या अंबानी के जरिए बनाया गया कि इनको शरीक किया जाए? और एक एक करके सब शरीक भी हो गए। अब जिनके यहां निमंत्रण देने गए वही शरीक नहीं हुए, तो इसमें तो पूरा प्लान धरा का धरा रह गया। क्योंकि बजट के भीतर जो सवाल है और कॉरपोरेट के भीतर जो सवाल है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और निजीकरण की परिस्थितियां सबसे बड़े सवाल के तौर पर है। 11.1 लाख करोड़ जो कैपिटलाइजेशन होना है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट होना है इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, वो सरकार करने वाली है, जो इस देश के तमाम पुराने बजट से ज़्यादा है। पिछले साल के बजट से तकरीबन 11% ज़्यादा है। अब आप ध्यान दीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अडानी भी पैसा लगाने वाले हैं, अंबानीज भी लगाने वाले हैं, टाटा भी लगाने वाले हैं, अग्रवाल वेदांता वो भी लगाने वाले हैं, कुमार मंगलम बिरला भी लगाने वाले हैं। सभी उस क्षेत्र में पैसा लगाने वाले हैं। और सब ने जो क्षेत्र चुना है उसमें एक बड़ा कॉमन क्षेत्र है रिन्यूएबल एनर्जी का। एनर्जी को लेकर इस देश के भीतर में जो मारामारी है वो पावर प्रोजेक्ट के तौर पर अगर जानिए तो कॉरपोरेट के नेक्सस को आप रोक नहीं सकते हैं, लेकिन कॉरपोरेट और सत्ता के नेक्सस को तो रोक सकते हैं, क्योंकि कॉरपोरेट तो मुनाफे पर चलता है। और मुनाफे की परिस्थिति देखिए जो बाहर से नजर आया पॉलिटिकली, उसमें अंबानी और अडानी में एक प्रतिस्पर्धा भी नजर आई। लेकिन मध्य प्रदेश के भीतर में महान एनर्जी लिमिटेड जो है ये अडानी पावर से जुड़ा हुआ है। इसने 26% स्टेक जो है अपने वो रिलायंस को बेच डाले, यानी अंबानी को बेच डाले। 5 करोड़ इक्विटी बेची 10 रुपए प्रति इक्विटी के हिसाब से, यानी मुकेश अंबानी ने 26% स्टेक मध्य प्रदेश के भीतर अडानी के पावर प्रोजेक्ट में ले लिया। दोनों एक साथ आकर खड़े हो गए।
सब कोई जानता है कि एनर्जी को लेकर मारामारी होनी है। रिन्यूएबल एनर्जी का जिक्र इसलिए है क्योंकि भारत के भीतर लगभग 56% कहिए ये एनर्जी जो है वो थर्मल पावर या हाइड्रो के जरिए आती है और बहुत कम एनर्जी बाकी क्लीन एनर्जी है। अब उस क्षेत्र के अलावे वो टूरिज्म का इलाका है, वह इरिगेशन का इलाका है, वो रेलवे का इलाका है, वो हाईवे का इलाका है, वो पावर सेक्टर का इलाका है, वो माइनिंग का इलाका है, वो कम्युनिकेशन का इलाका है। इन तमाम इलाकों के मंत्रालयों के रिपोर्टों के आधार पर बजट के जरिए जो निजीकरण की सोच है और इन्हीं क्षेत्रों में कॉरपोरेट भी पैसा लगाकर राहत रियायत करने की स्थिति में अपने लिए चाहता है। यानी सामान्य सोच जो रही है कि कॉरपोरेट जिस क्षेत्र में जाता है उस क्षेत्र में पैसा लगाकर वो सरकार से इस रूप में समझौता करता है कि आप हमारे लिए कंज्यूमर को खड़ा कीजिए, और यही वो बार्गेनिंग होती है। लेकिन कॉरपोरेट की पॉलिसी को देश की पॉलिसी बनाकर उनके लिए लाभ देते हुए इस देश के लोगों को ही कंज्यूमर के तौर पर उसी हिस्से में ढकेल देना, और उन्हें जितना मुनाफा चाहिए उनको मुनाफा मिलेगा और बाकी लोगों पर बोझ पड़ता है, महंगाई पड़ती है, रोजगार नहीं है, कोई मायने नहीं रखता। ऐसी स्थिति आ गई। और ये पूरा का पूरा सिस्टम अगर मनमोहन सिंह के दौर में याद कीजिए, आपको एक नाम याद आएगा राडिया का, नीरा राडिया। वो ब्रोकर के तौर पर थी, कॉरपोरेट और सत्ता के बीच में चलती थी, उनको ब्लैक लिस्टेड किया गया था। उस दौर में उनके साथ कुछ जर्नलिस्टों के नाम भी आए थे, लेकिन इस दौर में थोड़ा भूल जाइए उसको। ऐसे समझिए कि ये ब्रोकर्स जो होते हैं कॉरपोरेट और सत्ता के बीच में, ये काम करते रहते हैं। इस दौर में आपने किसी ब्रोकर का नाम नहीं सुना होगा। वजह क्या है? वजह सबसे बड़ी यही है कि अपने तौर पर ही सरकार ने पॉलिसी ऐसी बना दी कि वह ब्रोकर की भूमिका में भी आ गई, कमीशन की स्थिति में भी आ गई, और कॉरपोरेट को अलग से पूंजी लगाने देने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को गलबैया में हाथ में डाला हुआ था। तो मुश्किल क्या होगी? कोई मुश्किल नहीं हुई। ये दोनों के लिए अनुकूल परिस्थिति होती चली गई। तो कॉरपोरेट और सत्ता के नेक्सस में सेंध लगाने के लिए जो इस देश की राजनीति धीरे धीरे पीपुल्स पॉलिटिक्स के आश्रय बढ़ रही थी, और राहुल गांधी ने इस देश को घूमते वक्त जो पाठ पढ़ा, उन्होंने यही जाना कि इस देश की जनता की आवाज तो पहुंच ही नहीं पाती है, मीडिया पहुंचने नहीं देता है, सरकार सुनना नहीं चाहती है। तो उन्होंने अपने तौर पर अपने मैनिफेस्टो को खड़ा किया। उस मैनिफेस्टो के जरिए जिस समानता और समाजवाद का जिक्र था, जिस शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी का जिक्र था, जिन पिछड़ों और मुस्लिमों का जिक्र था, उसने एक परिस्थिति पैदा की कि भारत की इकोनॉमी में कम से कम सबको बराबर का मौका तो मिलना चाहिए। यही स्थिति एक झटके में क्या मुकेश अंबानी के शादी समारोह से गायब हो गई, क्योंकि वहां पहुंचे वही लोग जो बार बार कॉरपोरेट को निशाने पर लेते थे और उसी कॉरपोरेट के आंगन में बैठकर वो मजे ले रहे थे। तो वो नैतिक तौर पर वो स्थिति उनके साथ कैसी जुड़ेगी? क्योंकि इस दौर में और भी कई चीजें हैं। अडानीज जो हैं एनर्जी के क्षेत्र में, एयरपोर्ट में वो 60,000 करोड़ और लगाना चाहते हैं, कमोडिटीज़ के क्षेत्र में लगाना चाहते हैं, सीमेंट के क्षेत्र में, मीडिया और SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन के क्षेत्र में भी लगाना चाहते हैं। $100 बिलियन यानी तकरीबन 8,34,000 करोड़ रुपए एनर्जी ट्रांस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को लेकर लगाना चाहते हैं। इसी तरीके से अंबानीज लगाना चाहते हैं इस फील्ड में काम। अब असल सवाल यह है कि ये जो बार बार इस बात का जिक्र आता है, RBI की रिपोर्ट आ गई, RBI ने EPFO के आंकड़ों को देखा और जारी कर दी रिपोर्ट। EPFO का मतलब है जो पेंशन का हकदार है। पेंशन के हकदार की तादाद बढ़ रही है तो सरकार मानने लगी कि हाँ रोजगार भी बढ़ गया। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि इस देश के जो रेहड़ी वाले हैं, जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, जो होटल में काम करने वाले बैरा ही क्यों ना हो, वेटर ही क्यों ना हो, जो पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरने वाले लोग हैं, इन सभी लोगों को कहा गया कि आपके नाम जुड़ने चाहिए EPFO से। और मान लिया गया कि रोजगार बढ़ते चला जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ रोजगार की क्या स्थिति है, ये गुजरात तक के भीतर का नजारा सामने है। तो प्रधानमंत्री ने क्या इस दौर में आंखें मूंद ली और पहली बार उनको ये आइडिया आया कि अगर कॉरपोरेट ही मैनेज करने में लग जाए पॉलिटिशियन को तो क्या दिक्कत है। और हमारे ऊपर तो ये दाग है ही कि हम अडानी के चार्टेड पे 2013-14 में घूम रहे थे जब चुनाव प्रचार कर रहे थे, और अंबानीज को लेकर उनकी तो पहचान पकड़ पहले से पॉलिटिशियन के साथ रही है, धीरू भाई के दौर से, इंदिरा गांधी के दौर से रही है। तो क्यों नहीं उसके जरिए एक चक्रव्यूह को बनाया गया और कहा गया कि दरअसल इसमें अगर सभी शरीक हो जाएंगे तो राजनीतिक तौर पर
बीजेपी को कहें या प्रधानमंत्री मोदी को एक ऑक्सीजन मिलेगा कि वो विपक्ष पर निशाना साध सकते हैं कि आप विरोध कैसे कर रहे हैं, आप खुद तो उनके साथ खड़े हैं। और असल खेल यही हुआ कि इस पूरी प्रक्रिया का जो पूरा चक्रव्यूह था, उसमें जिनके घर पर पहुंचकर मुकेश अंबानी ने निमंत्रण पत्र दिया, उसी परिवार ने कहा हम नहीं आएंगे, क्योंकि इस देश की जनता और इस देश की पीपुल्स डेमोक्रेसी, जन राजनीति जो है, इस बात की इजाजत मौजूदा वक्त में किसी नेता को देती नहीं है कि आप सत्ता में हैं और सत्ता के विरोध में हैं। इन दोनों परिस्थितियों में आप उस कॉरपोरेट के हक में खड़े हो जाएं जिस कॉरपोरेट के बढ़ते मुनाफे, बढ़ते नेटवर्क के आसरे इस देश के भीतर में बहुसंख्य तबका गरीब होते चला जा रहा है। और आप ही बता रहे हैं स्थिति इतनी नाजुक है कि अब आप किसान सम्मान निधि को दुगना करने की स्थिति में लाना चाहते हैं, 6 से 12 हजार कर दें। जो राहत रियायत आप दे रहे थे उसको दुगना करना चाहते हैं। अनाज 2028 तक 5 किलो मिलेगा, आप ही ने तय किया है। और अगर राज्यवार परिस्थिति को देखिए तो जिन राज्यों में सबसे बड़ी तादाद सरकार के द्वारा निर्धारित जो भी योजनाएं हैं उस पर निर्भर होने की है, उन्हीं राज्यों के छत्रप और विपक्ष के नेताओं को आपने अपने यहां बुला लिया। उसमें बिहार है, उसमें उत्तर प्रदेश है, उसमें बंगाल है, उसमें महाराष्ट्र है। इन 4 राज्यों में तकरीबन इस देश के भीतर का 30 करोड़ से ज्यादा लोग 5 किलो अनाज फ्री पा चाहते हैं। तो जरा इस चक्रव्यूह की परिस्थिति में भारत की राजनीति और मौजूदा वक्त में उस बजट के आसरे इस देश का सब कुछ कॉरपोरेट के हवाले करते हुए जो एक नई अर्थव्यवस्था सामने आने वाली है, उसमें सवाल एक ही है, विरोध करेगा कौन? राहुल गांधी करेंगे, लेकिन वह निरे अकेले तो नहीं पड़ गए। और इस संकट के दौर में भारत की राजनीति क्या हर चुनाव में अब एक ऐसी परिस्थिति लाकर खड़ा कर देगी जहां पे राहुल गांधी की राजनीति और दूसरी तरफ इस देश की वह पारंपरिक राजनीति जो कॉरपोरेट के आश्रय चलती थी उसकी उंगलियों पर नाचती रही और आज भी नाच रही है? क्या ये एक नई राजनीतिक सोच उभर कर जनता के भीतर आने वाली है जो भारत के पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन को एक नई दिशा दे दे? ये हो सकता है और इसका असर आपको तुरंत महाराष्ट्र और हरियाणा में दिख जाएगा। ये 2 राज्य तो ऐसे हैं, और झारखंड में भी, वहां तो बाकायदा पावर प्रोजेक्ट चल रहा है अडानीज का। यानी इन राज्यों के भीतर अडानीज और अंबानीज की मौजूदगी है। और सवाल यही है कि वहां के जो विरोध करने वाले लोग हैं वह इस कॉरपोरेट को कैसे लेते हैं। और अगर कांग्रेस राहुल गांधी के आसरे चल निकली है तो भारत की राजनीति क्या पहली बार एक तरफ राहुल गांधी और दूसरी तरफ कॉरपोरेट पॉलिटिक्स इसके बीच में आकर जनता को खड़ा कर रही है और उसको फैसला महाराष्ट्र के इलेक्शन से शुरू कर देना है? इंतजार हमको आपको दोनों करना है। और इस दोनों के इंतजार के बीच इस दौर में इंतजार तो उस बजट सत्र का भी है जिसमें बजट रखा जाएगा, कॉरपोरेट के हवाले सब कुछ किया जाएगा। और तब हम पूछेंगे उन नेताओं से जो नजर आ रहे थे शादी समारोह में कि अब आपकी राय क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।